Hi students, a very warm welcome to another session of Sprintex Pre-Boards and Boards 2020. आज हम शुरू करने वाले हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद योर ओन मास्टर टीचर फॉर सोशल साइंसेज एट Vedantu, Ankana, who hopes that all her students are doing absolutely amazing. What's up guys? Do tell me in the comment section. I would love to hear from you. चलो फिर शुरू करते हैं आज का सेशन. तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में हम ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने वाले हैं. सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इन इंडिया, डिविजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, एंड सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप. ठीक है, और शुरू करते हैं हमारा शेड्यूल देखते हुए. ये हमारा शेड्यूल है सोशल साइंस का. ये सारे सेशंस कुछ कई सारे इसमें से हो चुके. इफ यू हैव नॉट बीन एबल टू फॉलो द सेशंस, आपके पास डेट है, आप इजीली यू कैन लुक अप फॉर दैट फॉर फ्यू मोर सेशंस दैट इज गोइंग टू कम. ये रहा शेड्यूल. दिस इज फॉर सोशल साइंस गाइज, फॉर इंग्लिश, फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंड दिस इज फॉर मैथ्स. ठीक है. With this, a quick reminder that do not forget to hit the like button. Like button hit करना बिल्कुल भी मत भूलना. अभी नहीं किया है तो फटाफट कर दो. सब्सक्राइब कर लो चैनल. जितने भी सेशंस आएंगे स्प्रिंटेक्स के मिस कोई भी नहीं होनी चाहिए. एंड कीप शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स. इसी के साथ बढ़ते हैं आगे विद द डिस्कशन ऑफ प्रीवियस सेशंस क्वेश्चन. मैंने आपको पिछले सेशन में होमवर्क क्वेश्चन दिया था. हाउ मच इज ग्राउंड वाटर ओवर यूज इन इंडिया? 1/3 ऑफ द कंट्री इज द राइट आंसर. ए जो है हमारा वो सही जवाब है. ठीक है, चलो इसी के साथ देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के सेशन में हमारे लीडर बोर्ड की तरफ. धर्मेंद्र भारद्वाज, अर्चिता दास पुष्कर, पीयूष संध्या अस्वर एंड प्रियंका पाठक. अमेजिंग गाइज, सुपर प्राउड ऑफ यू माय आर्टिस्ट. कांग्रेचुलेशंस टू यू गाइज. आई थिंक देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जो काफी ज्यादा लीडर बोर्ड पे आ रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका नाम यहाँ पे देख के. फॉर द रेस्ट ऑफ यू आर नॉट एबल टू मेक योर प्लेस ऑन द लीडर बोर्ड, आपको दो चीजें करनी है. एक तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि जैसे सेशन शुरू होने वाला हो आपको पहले नोटिफिकेशन आ जाए, आपको पहले से पता हो. दूसरी चीज क्या करनी है हमें? दूसरी चीज हमें ये करनी है कि आंसर जो है वो सिर्फ कमेंट सेक्शन में नहीं, लाइव चैट में नहीं देना है, कमेंट सेक्शन में देना है. ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे विद अ वेरी मोटिवेटिंग कोट. कोटेशन क्या है? One important key to success is self-confidence. An important key to self-confidence is preparation. So true. आप खुद देखते होगे जब आपने थोड़ी बहुत अच्छी तैयारी की है किसी भी चीज की, मान लो कोई प्रेजेंटेशन देना है, एंड यू नो योर कंटेंट, आप कितने भी लोगों के सामने खड़े हो जाओ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है. कहां से आता है ये कॉन्फिडेंस? ये कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो. तो सक्सेस तक पहुंचने के लिए वो कॉन्फिडेंस की जरूरत बहुत है, और उस कॉन्फिडेंस को पाने के लिए आपके प्रिपरेशन की, आपकी तैयारी की जरूरत बहुत है. तो यही की है, आप तैयारी करो, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा और आपको सक्सेस अपने आप मिल जाएगी. तो रिमेंबर गाइज, you have the key to the success right in your hand. You are going to make sure that आप बहुत अच्छे से prepared हो. बाकी things will automatically fall in place. ठीक है, चलो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला सवाल. सेकेंडरी सेक्टर प्रोड्यूस. सेकेंडरी सेक्टर क्या प्रोड्यूस करता है? तो बच्चा बहुत सिंपल है. देखो, हमें ऑर्डर में ही चलना है. प्राइमरी, फिर आ गया सेकेंडरी, और फिर बात करते हैं टर्शियरी की. ठीक है, प्राइमरी क्या हो गया? जहां से हमें रॉ मटेरियल्स मिल रही हैं. मुझे एक बच्चे ने कल बोला, मैम यू नीड टू वर्क ऑन योर हैंड राइटिंग, एंड आई थिंक आई डू नीड टू वर्क ऑन माई हैंड राइटिंग, बट टिल आई डू, यू गाइज आर सपोज टू बेयर विथ मी. ठीक है, चलो या सो रॉ मटेरियल्स मिलती हैं. रॉ मटेरियल्स कैसे मिलेंगे बच्चे हमें? मिनरल्स, एग्रीकल्चर. तो ये जो सारा प्राइमरी प्रोड्यूस होता है नेचुरली, वो प्राइमरी सेक्टर हो गया. इसको जब हम प्रोसेस करते हैं वो होता है सेकेंडरी सेक्टर में, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन का प्रोसेस. और टर्शियरी सेक्टर क्या हो गया? जहां इन सारी चीजों को सर्विस के फॉर्म में चेंज किया जाता है. तो हमारा सही जवाब हो गया बी, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. So B is the correct answer. Secondary sector produces manufactured goods. With that, moving on to the second question. Name one source from which one can get data for employment and unemployment in India. Employment और unemployment की का जो data है वो हमें कहाँ से मिल सकता है? So बच्चा वो हमें मिल सकता है NSSO से, यानी कि National Sample
सर्वे ऑर्गेनाइजेशन या फिर सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, सेंसस Okay, so this is our answer to this. National Sample Survey Organization, NSSO या फिर Census Commission of India provide employment and unemployment data in India. हमारा ये data मिलता है हमें यहाँ से. Moving on to the third question, how is public sector different from private sector? बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, पब्लिक कुछ भी है यानी कि कोई इंडिविजुअल ओनर नहीं है, तो ओन कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी, है ना. तो जब भी गवर्नमेंट किसी चीज को ओन करती है और अवेलेबल करती है सब लोगों के लिए, उसे हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं. प्राइवेट, जैसा कि आपको पता है, ओनरशिप किसके पास होगी? तो ओनरशिप होती है किसी इंडिविजुअल के पास या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के पास, ठीक है, इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पीपल. यहां पे सिंपल है, गवर्नमेंट के पास है, यहां किसी एक अकेले इंसान या कुछ पर्टिकुलर लोगों के पास है, वो प्राइवेटली ओन करते हैं. डजंट बिलोंग टू एवरीवन. पब्लिक मींस जो हर एक इंसान का है, पूरी जनता का है. सो पब्लिक सेक्टर इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल रेलवे एंड पोस्ट ऑफिस विच इज बेसिकली अवेलेबल फॉर ऑल, अवेलेबल फॉर ऑल, ठीक है, इन अ वे बिलोंग्स टू एवरीवन. बट यहाँ पे कंडीशन अप्लाइड हो सकती है कि कौन यूज कर सकता है, कौन नहीं यूज कर सकता है. आप उस पर कोई आप उसको ये नहीं पूछ सकते कि आपने ये कंडीशन क्यों अप्लाई करके रखी है, हम सारे लोग सिटीजन हैं यहाँ के, हम सब यूज कर सकते हैं. नहीं, इट इज देयर कॉल कि वो किसके लिए करना चाहते हैं. बट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर में ऐसा नहीं होता है. गवर्नमेंट ने किया है तो वो चाहे गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, लड़का हो, लड़की हो, किसी भी कास्ट, किसी भी क्रीड, कुछ का भी हो, हर एक इंसान के लिए वो सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, ठीक है. On the other hand, private sector is controlled and managed by individual or a group. Okay, for example, Tata and Reliance are private companies. Guys, with this, I quickly want to give you a reminder of the Vedantu Pro subscription. अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया है और गेन करना चाहते हैं 100% नॉलेज और स्कोर करना चाहते हैं 100% मार्क्स, तो आप सही जगह पे हो. क्या करना है हमें? इसके साथ हमें मिलता है अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, बहुत सारी क्विजेस के साथ अपॉर्चुनिटी टू कम्पीट विद थ्रू आउट द वर्ल्ड, स्टूडेंट्स सिटिंग अराउंड द वर्ल्ड. साथ ही साथ इंटरैक्टिव रिप्लेस, कोई सेशन मिस हो गया तो बोरिंग सेशन नहीं होगा. इंटरैक्टिव क्विजेस तब भी चलेंगी, आप तब भी खेल सकते हो, तब भी लीडर बोर्ड पे आ सकते हो. कंटेंट हैंड रिटन नोट्स ऑफ मास्टर टीचर के साथ मिलेगा. डाउट सॉल्विंग क्लास टीचर्स, मास्टर टीचर्स मिलके करेंगे सेशन में, और टेस्ट और असाइनमेंट्स भी शेयर होगा. बट द बेस्ट पार्ट इज कि सारे के सारे माइक्रो कोर्सेज और क्रैश कोर्सेज जो है वो बिल्कुल फ्री आएंगी आपके लिए, ठीक है. दिस इज गोइंग टू बी कंप्लीटली फ्री. नॉर्मली आपको ये सारे कोर्सेज सेपरेटली बाई करने पड़ते हैं, बट इफ यू वेदांतु प्रो सब्सक्राइबर यू डोंट हैव टू बाई एनी ऑफ द फॉलोइंग. ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू बी फ्री फॉर यू. सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड? बहुत सारी क्लासेस मिल रही हैं थोड़े से पैसों में. लेस इज मोर. कहां पे? लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिंड है कमेंट सेक्शन में. ये है हमारा कोड ANKPRO, इसको यूज करो और एक्सेस करो, बहुत सारा डिस्काउंट, ठीक है. कितना आ रहा है? इफ यू एक्चुअली लुक एट दिस गाइस, if you do the Tabahi maths, the price of each session per class is actually going to be less than a packet of chips, less than your own Lays. So please make sure that you are going on the link, using the code and taking the subscription, ठीक है. इसी के साथ मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ. Describe the role played by National Rural Employment Guarantee Act NREGA in improving the employment situation of India. देखो, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हुई है रूरल इंडिया में, ठीक है. तो यही आइडिया भी था स्कीम का. जब ये शुरू हुआ, द आइडिया वाज कि रूरल इंडिया में जो है हमें जो सिनेरियो है, जो हालत है, उसे इम्प्रोवाइज करनी है एम्प्लॉयमेंट के केस में, ठीक है. इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है. अब यहाँ पे क्या हुआ? उन्होंने गारंटी दिया कि 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट एक इंसान को एक परिवार से हर साल जरूर मिलेगी रूरल एरियाज में, ठीक है. 1 person per family इन रूरल एरियाज. अगर ऐसा नहीं हो पाया,
इफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट गिवन, इफ नो जॉब, तो क्या मिलेगा? कॉम्पनसेशन। इसके बदले उन्हें कॉम्पनसेट किया जाएगा, अलाउंसेस दिए जाएंगे कि भाई ऐसा नहीं है कि काम नहीं है तो आपके पास पैसे भी नहीं आ रहे हैं और आपकी भूखमरी की सिचुएशन हो गई है, यू आर स्टार्विंग फॉर फूड. दैट शुड नॉट हैपन. सो दिस scheme basically ensures that people are getting employed for at least 100 days, one person per family, and that if they are not able to get employment, if they do not get the job for whatever reasons, maybe there are not enough jobs, तो they will be given compensation allowance instead. ठीक है, बट पैसे तो आ रहे हैं, चाहे काम करके या फिर काम नहीं होने की वजह से, जो नहीं काम मिल पा रहा है लोगों को, उसकी वजह से उन्हें they don't have to starve for food. Okay, they don't have to struggle because it's not their fault if there is not enough employment for them, right? Okay, so this is what is basically the idea of the scheme. The idea was to improve the scenario of employment in rural areas. और हमेशा किस तरह के jobs दिए जाते हैं? Anything that increases the production from land. उस तरह के जॉब्स जो हैं लोगों को यहाँ पे दिए जाते हैं. सो नरेगा provides guaranteed 100 days of employment per year for one person in every household. ठीक है, in the rural areas. If government fails, if the government is not able to do its duty to provide employment, it will give unemployment allowances. Guys, see, they will compensate for that. It gives preferences to type of work which would help in increase the production from land. This way, it has improved the employment situation in rural India. Okay. Moving on to the next question, question number 5. बच्चों ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, हमें 3 रीजंस देने हैं. मैंने आपको पहले भी बताया, मैं वापस रिआइटरेट कर रही हूँ, 3 मार्क्स के लिए हमें कम से कम 3 डिस्टिंक्टिव पॉइंट्स लिखने होते हैं. यू कैन गो अहेड ऑफ 3 इफ इट इज स्पेशली मेंशन इन द क्वेश्चन की 4 बता दो, बट अगर मान लो नहीं भी बोला है तो आप भी ऊपर जा सकते हो अगर आपके पास कॉन्टेंट है तो, वरना मेक श्योर टू मेक इट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स. ठीक है. Explain any 3 reasons for the primary sector to be the largest employer in India. बहुत सिंपल है. देखो, प्राइमरी सेक्टर वॉज ऑलवेज द लार्जेस्ट वन. ठीक है, लोग हमेशा सबसे ज्यादा यहीं पे थे, इसलिए इसे बैकबोन भी बोला जाता है. दैट इज वाई वी ऑल्सो कॉल दिस द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. अभी प्रॉब्लम क्या है? सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर में we have seen a rise in past few years. ठीक है, ग्रोथ देखा है हमने, ग्रोथ हैज बीन नोटिस्ड, बट प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने प्रोड्यूस कितना भी डालना शुरू कर दिया हो, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना भी देना शुरू कर दिया हो, एम्प्लॉयमेंट इनके पास बहुत कम इंक्रीज हुई है. जैसे कि अगर सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो सिर्फ 2.5 टाइम्स एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई है, और अगर थर्ड सेक्टर टर्शरी सेक्टर की बात करें तो सिर्फ 3 टाइम्स एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई है. हाउएवर अगर बात करें कि उन्होंने कंट्रीब्यूशन कितना देना शुरू किया, उनका आउटपुट कितना इंक्रीज हुआ है, तो आउटपुट जो है बच्चों वो यहाँ पे 8 टाइम्स इंक्रीज हुआ है और यहां पे तो 11 टाइम्स इंक्रीज हुआ है. राइट. सो क्या देखा हमने? बहुत क्लियर जो है एक इम्बैलेंस बन रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच देर आर नॉट इनफ अपॉर्चुनिटीज, नॉट इनफ अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल. तो क्या होगा, लोग क्या करेंगे इस कंडीशन में? अब भैया काम ही नहीं है, उन्हें कहीं तो जाना पड़ेगा. तो यहाँ पे हाउएवर प्राइमरी सेक्टर में भी बहुत काम नहीं है, बट दे फाइंड सम स्मॉल वर्क ओवर देयर एंड दे हैव टू अर्न मनी. दे कैन नॉट सिट अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार तो नहीं बैठ सकते. सो टू सीक एम्प्लॉयमेंट, टू एटलीस्ट हैव सम मनी कमिंग, दे गो बैक टू प्राइमरी सेक्टर. Okay, so primary sector continues to be the largest employer because industrial output went up by 8 times during the period, during the past few years, but employment went up only by 2.5 times. In tertiary sector, though the production has risen by 11 times, almost 11 times, employment has grown only 3 times. So clear imbalance is there. So people are again resorting,
1 second. So as a result of this, उनका रिजॉर्ट क्या है? 1 minute people, yeah. So resort for unemployed people, is primary sector. ठीक है? So most of the unemployed people take up the activities of the primary sector in hope of earning some money. Okay guys, with this moving on to the next question. ये भी हमारा 3 मार्क का क्वेश्चन है. At least 3 differences हम देंगे. ठीक है? Distinguish the service conditions of organized sector with that of unorganized sector. बहुत सिंपल सी बात है. ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं सबसे पहले. ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है? गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन होती है. करेक्ट. उसके बाद वर्किंग आवर्स डिफाइंड होती हैं. वर्किंग आवर्स बहुत सही होती हैं, डिफाइंड होती हैं. डिफाइंड. इफ देयर इज एक्स्ट्रा वर्क, it is compensated. Extra work is compensated for. And at the same time security होती है जॉब की. जॉब सिक्योरिटी इज देयर. अनएम्प्लॉयड सेक्टर में इनमें से कुछ भी नहीं होता है. none of these. इनमें से कुछ भी हमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखने को नहीं मिलता है. ठीक है? सो दैट इज योर बेसिक डिफरेंस. ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट, हाउएवर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकती है. ये उन लोगों पे डिपेंड करता है. कंडीशन सब कुछ जो है, सर्कमस्टांसेस फॉर पीपल्स वर्किंग की सिचुएशन में होगा, सब कुछ दे गेट टू डिसाइड. वर्कर्स हैव फिक्स्ड वर्किंग आवर्स. यहाँ पे कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं होती है, डिफाइन नहीं होती है. पेड रेम्यूनरेशन फॉर ओवरटाइम, नो पेड रेम्यूनरेशन फॉर ओवरटाइम. It depends on them. If they want to pay, they can pay, but there is no obligation on them. However, organized sector में लोग सवाल पूछ सकते हैं कि भैया आपने क्यों नहीं दिया, उनको देना पड़ेगा. At the same time, workers enjoy security of employment. Job security is there, but jobs are insecure and low paid and irregular in the unorganized sector. Okay, with this we move on to the first 5 marker question. 5 points लिखने हैं guys. Make sure for this. How are the 3 sectors of economy interdependent? Explain with 5 suitable examples. Interdependence कैसे है? Interdependence का क्या मतलब हुआ? Depend on each other, right? अब आपको लग रहा होगा ऐसा है क्या? Depend on each other. बिल्कुल है. देखो, अगर सर्विस सेक्टर नहीं होगी तो जो भी प्राइमरी सेक्टर और टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर का काम है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. कैसे? आप सोचो, बिना ट्रांसपोर्टेशन के, बिना कम्युनिकेशन के काम कैसे चलेगा किसी का भी, राइट? उसके बाद अगर रॉ मटेरियल्स नहीं होंगी तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा? मैन्युफैक्चर क्या करेंगे लोग? यानी कि प्राइमरी के बिना सेकेंडरी कैसे चलेगी? ये प्राइमरी सेक्टर हो गया, ये सेकेंडरी सेक्टर हो गया. यहाँ हमने देखा सर्विस सेक्टर जो तुम्हारा टर्शरी सेक्टर है उससे भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज इन्फ्लुएंस्ड. यहाँ पे हम देख रहे हैं प्राइमरी से मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है. और जब ये नहीं होगा तो सर्विस सेक्टर वाले क्या करेंगे? टर्शरी सेक्टर वाले क्या करेंगे? तो हम देख रहे हैं पूरा इंटरडिपेंडेंस बना हुआ है. उसके बाद देख लो, अगर फर्टिलाइजर्स जैसी चीजें मैन्युफैक्चर नहीं होंगी जो कि सेकेंडरी सेक्टर में होता है, तो फिर प्राइमरी सेक्टर कैसे प्रॉपरली फंक्शन करेगी? वो भी नहीं कर सकती है. सो वी सी डिफरेंट पॉइंट्स थ्रू विच हमें दिख रहा है कि इंटरडिपेंडेंस कैसे फॉर्म्ड है. ठीक है? एक चीज के बिना दूसरी नहीं चल सकती, दूसरे के बिना तीसरी नहीं चल सकती, तीसरे के बिना पहली नहीं चल सकती. सब आपस में इंटरडिपेंडेंट है. ठीक है? तो इसी के साथ देखते हैं हमारा जवाब. इंटरडिपेंडेंस ऑफ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज प्रोड्यूस रॉ मटेरियल्स फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, है ना? इंडस्ट्रीज कैसे लाएंगे? इट शोज इंडस्ट्रियल सेक्टर डिपेंडेंसी ऑन द प्राइमरी सेक्टर. Industrial activities produce fertilizers, transportation facilities such as tractors, trucks, autos, etc. That facilitates both primary and tertiary sector. Transportation के लिए भी तो मैन्युफैक्चरिंग जरूरी है. ठीक है? तो सर्विस सेक्टर के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग जरूरी है. वहां सेकेंडरी सेक्टर अपना इंपॉर्टेंस दिखा रहा है. अगर रॉ मटेरियल्स आपका जो है प्राइमरी सेक्टर को फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी, ट्यूबवेल्स के लिए मशीन्स नहीं मिलेंगी, जो सब कुछ मैन्युफैक्चर होता है, तो वो कैसे फंक्शन करेंगी?
Service of the tertiary sector are much required for the movement of agriculture and industrial products from the production of the unit to the market centers. Here the primary sector and the secondary sector depends on the tertiary sector. तो हमने clear interdependence यहाँ पे देख लिया है. Industrial sector produces trucks, autos, etc. for transportation, computer assets for proper banking activities. Hence, tertiary sector depends on secondary sector. If farmers do not produce grain, all people will starve and employees in the secondary and tertiary sector will pay much for food items. सोचा देखो, एक चीज ये जरूर कर लेना कि 1, 2 और 3 का पहले एक एक इंटरडिपेंडेंस दिखा देना. ठीक है, एक्चुअली 4 हो जाएंगे. 1 कैसे 2 से कनेक्टेड है, 2 कैसे 3 से कनेक्टेड है, 1 और 2 कैसे 3 से कनेक्टेड है, 2 और 3 कैसे 1 से कनेक्टेड है, एंड 3 कैसे 1 से कनेक्टेड है. आप जब ये हर एक तरह से फॉर्म कर लोगे आपके पास 5 क्या 6-7 पॉइंट्स आ जाएंगे. ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल्स लेके पिक कर लीजिएगा. Moving on to the next question, explain why service sector is gaining more importance in global economy. देखो बच्चा, बहुत सिंपल सी बात है. एक तो हमने देख लिया है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर जो है दे आर डिपेंडेंट ऑन योर सर्विस सेक्टर. तो एक तो ये ऐसे ही इंपॉर्टेंट हो गई. ठीक है, यानी कि हर एक सेक्टर बाकी दोनों सेक्टर्स इस पे डिपेंड करती है. तो ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है. ठीक है, इसलिए ये कहीं ना कहीं एक लाइफ लाइन की तरह एक्ट करती है इन दोनों सेक्टर्स के लिए. ये हमने अभी डिस्कस किया, ये हमें पहले से पता है. ठीक है, अब देखो हमने ये भी देखा कि ग्रोथ कितनी हुई है इसके साथ. ठीक है, ग्रोथ हमने देखा था इसके 2 क्वेश्चंस पहले. वी सॉ दैट देयर इज एन 11 टाइम्स ऑफ ग्रोथ एंड इन टर्म्स ऑफ आउटपुट. तो क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हो पा रही है, लोगों की इनकम लेवल्स बढ़ रही हैं इसकी वजह से. सो इकोनॉमी इज ऑल्सो बिल्डिंग अप. इकोनॉमी में भी बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा है इंपॉर्टेंट ये ग्रोथ करवाने में. इकोनॉमी बढ़ रही है तो लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं. सो लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पीपल इज इम्प्रोवाइज्ड बिकॉज ऑफ दिस सेक्टर. ठीक है, उसी के साथ साथ जो है न्यू सर्विसेज ऐड हो रही हैं हमारे लाइफ में. कैसे न्यू सर्विसेज? आप देखो, टेक्नोलॉजी हो गई या फिर कम्युनिकेशन मान लो, ये सब कुछ कहां से आ रहा है? ये सब कुछ सर्विस सेक्टर से तो ही आ रहा है. आप इंटरनेट के बिना अपनी लाइफ इमेजिन कर सकते हो? ट्रांसपोर्टेशन के बिना, बैंकिंग के बिना, इंश्योरेंस के बिना, कुछ के बिना भी हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं अपनी लाइफ. ठीक है, एट द सेम टाइम एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है ये सर्विस सेक्टर. ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं आंसर. बेसिक सर्विस ऑफ हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, डिफेंस एटसेट्रा इन एनी कंट्री हैज ऑक्यूपाइड एन इंपॉर्टेंट प्लेस. Service sector is considered as lifelines for the other 2 sectors of Indian economy as it helps in functioning of both primary and secondary sectors. For example, service like banking, transportation, insurance, etc. are required for successful functioning of the other 2 sectors. The development of agriculture and industry leads to the development of service such as trade, transportation, etc. तो यहाँ पे हम वापस interdependence देख रहे हैं, है ना? ठीक है, उसी के साथ हमने देखा है कि लोगों की इनकम लेवल्स में राइज हुआ है which has resulted in increase in demands for services for restaurants, private hospitals, shopping, tourism, professional training. Overall, in the past decade, new services such as information and communication technology has been an important and essential part of our lives. Government policy of privatization has also led to the growth of the service sector. Privatization ने बिल्कुल बहुत ज़्यादा हेल्प करी है. हमने LPG के बारे में पढ़ा है, मुझे आपको बताना है कमेंट सेक्शन में LPG क्या है. ठीक है, engaged many different kinds of people in services such as small shopkeepers, repair person, transportations, etc. 11% output. At the same time 3 times जो है एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज की है. ये कम नहीं होता है. आप सोचो इसके पहले इतने कम लोग एम्प्लॉयड थे. ठीक है, अब इतनी ज्यादा और एम्प्लॉयमेंट हो पा रही है. हाउएवर इट नीड्स टू गो वे बियॉन्ड. ठीक है, तो गाइज विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेज सेशन. हमने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कर ली है पूरी की पूरी फिनिश. अब देखते हैं हमारे होमवर्क क्वेश्चन की तरफ. द गुड्स दैट आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन आर नोन बाय व्हिच नेम? फाइनल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, मटेरियल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स. आपको बताना है कमेंट सेक्शन में. और फटाफट नजर डाल लीजिए मेरे सेशंस पे. हमने लास्ट किया था डेवलपमेंट, आज हमने फिनिश किया है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. हम कल करेंगे
money and credit. Okay, so with this guys, a quick reminder of the Vedantu Pro subscription. Make sure to join the subscription using the link, and the code is ANKPRO, which will give you the discount. So we have come to the end of the session. Do not forget to like the video. कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना हाउ डिड यू लाइक द वीडियो, कितना ज्यादा स्प्रिंटेक्स सेशंस आपको हेल्प कर रही है. साथ ही साथ अपना जवाब जो है कमेंट सेक्शन में देना है आपको. क्या क्वेश्चन है, मैंने एक तो आपसे ये पूछा है कि एलपीजी फुल फॉर्म क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय दिस, एंड व्हेन वाज इट इंट्रोड्यूस्ड, ये आपको बताना है. ठीक है, दूसरी चीज आपको आपके कमेंट सेक्शन में डालनी है जो वो ये है कि हमारा होमवर्क क्वेश्चन का आंसर क्या है, किस नाम से जाना जाता है. आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो फाइनल जो फर्दर गुड जाती हैं आगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी, उन गुड्स को किस नाम से जाना जाता है. इस जवाब को भी देना है कमेंट सेक्शन में. और तीसरी चीज बतानी है कि सेशंस आपको कैसा लग रहा है, स्प्रिंटेक्स से कैसा हो रहा है. फोर्थ आपको ये बताना है कि आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स कैसी चल रही है, आपकी प्रिपरेशन बोर्ड्स के लिए कैसी चल रही है. ठीक है, इज स्प्रिंटेक्स हेल्पिंग यू और नॉट. And I will see you guys in the next session. Till then, stay home, stay safe, take good care of yourself, guys. Have a great day ahead. Bye.